गुड मॉर्निंग। साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पृष्ठ रसायन केमिस्ट्री का एक छोटा सा चैप्टर है, लेसन 5 क्लास 12 के लिए। ठीक है, उस चैप्टर का क्या नाम है? पृष्ठ रसायन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि ये पृष्ठ रसायन है क्या। कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें ठोस के सतह अथवा पृष्ठ सतह पर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, या रासायनिक अभिक्रिया किसी पृष्ठ पर क्या होती है? संपन्न होती है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले शास्त्र को या कराने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं? पृष्ठ रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ। अब एक आता है शब्द पृष्ठ। पृष्ठ क्या है? सरफेस क्या है? ठीक है, तो पृष्ठ क्या है? सबको पता है कि ये जो यहां जो दिख रहा है, एक हमने आकृति बनाई। ठीक है, और ये आकृति कैसी है? वृत्त की। कैसी है? वृत्त की। ठीक है, इसमें वृत्त की जो बाहर का जो भाग दिख रहा है वो क्या कहलाएगा? सतह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सतह कहलाएगा। ये जो बाहर का जो भाग दिख रहा है या इसके पीछे का जो भाग है, जिसे हम क्या कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? सतह। क्या कहेंगे? सतह। ठीक है, अब वृत्त है तो एक विमीय है। अगर इस तरह का है तो ये द्विविमीय हो गया। अगर घनाभ हो गया या घन हो गया तो क्या हो गया? ये त्रिविमीय हो गया। ठीक है, इनकी भी कई सतह है, इनके भी सतह है और इनके भी सतह है। कह रहा कि ये तो बात हो गई सतह की, पृष्ठ की। ठीक, अब पृष्ठ रसायन, रसायन की जब भी बात की जाएगी तो रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी? रासायनिक अभिक्रिया की बात की जाएगी। ठीक, तो सामान्यतः हम लोग ज्यादातर जो रासायनिक अभिक्रिया होती है कहां होती है? वायु के माध्यम से। किस माध्यम से? वायु के माध्यम से होते हैं। लेकिन अगर द्रवीय अवस्था में रासायनिक अभिक्रिया होता है, किसमें? द्रवीय अवस्था में अगर रासायनिक अभिक्रिया होता है तब किसकी जरूरत पड़ेगी? पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। किसकी? पृष्ठ। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं यहां पृष्ठ में और क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर हम यहां एक कागज, ये हमने फिगर बनाया, मान लिया ये क्या है? एक कागज है। क्या है? कागज है। अब देखिए ये क्या क्या इसमें हो सकता है। अगर इस कागज पे या इस सतह पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो कौन कौन सा पद है या कौन कौन सा कार्य होगा उसको समझते। सबसे पहले अधिशोषक। अधिशोषक। ठीक, एक शब्द है जिसका नाम क्या है? अधिशोषक। दूसरे का नाम है अधिशोष्य। अधिशोष्य। ठीक, और तीसरे का नाम है, इस पूरे अभिक्रिया जिसके माध्यम से होती है उसको बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण। ठीक, अब अधिशोषक क्या है, अधिशोष्य क्या है और अधिशोषण क्या है, इनके बारे में हम समझते हैं। ठीक, करा किसी ठोस के पृष्ठ पर, किसी ठोस के पृष्ठ पर, अब ये कागज है तो एक ठोस ही है। ठीक है, करा किसी ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस अथवा द्रव के अणुओं को एकत्रित होने की घटना, क्या होने की? एकत्रित होने की जो घटना है वो क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अधिशोषण कहलाएगी। अब देखिए इसमें दो तरह के कारक हैं। एक अधिशोषक जो क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है। और एक हो गया या वह पदार्थ जिसका अधिशोषक हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिशोष। क्या कहेंगे? अधिशोष। जैसे एक कागज अगर हमने बनाया यहां पे, तो इसके साथ हमने लिख दिया स्याही। क्या लिखा? स्याही। ठीक है, और इस स्याही को इस कागज पे हमने क्या किया? डाल दिया। क्या किया? डाल दिया। तो अब देखो यहां जो कागज है वो क्या है? अधिशोषक है। क्या है? अधिशोषक है। जबकि यहां जो अधिशोष है वो कौन है? स्याही है। स्याही आपका क्या हो गया? अधिशोष हो गया। जबकि अधिशोषक जो है वो क्या है? कागज है।
क्या है? कागज। जो पदार्थ है, जो अधिशोषण, ठीक है, कि क्रिया को, सॉरी, आदि क्या करे, उसका शोषण कर रहा है ना, वह पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को क्या करता है? शोषण करता है। क्या करता है? शोषण करता है। उसको क्या कहेंगे? अधिशोषक। और जिसका शोषण हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अधिशोष्य। क्या कहेंगे? अधिशोष्य। जैसे यहाँ कागज अधिशोषक हो गया, जबकि स्याही क्या है? अधिशोष्य। क्या है? अधिशोष्य। इतनी बात समझ में आपको आ गई? ठीक। अब कह रहा है कि कुछ नोट करने वाली बात है, कह रहा अणुओं की सतहों पर ठोस, द्रव या गैस के पृष्ठ पर एकत्रित किया जा सकता है। ठोस, द्रव और गैस के भी कुछ कण को क्या कह सकता है? एकत्रित किया जा सकता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए, और भी कुछ उदाहरण देख सकते हैं। अगर हम इसको मिटा के कुछ उदाहरण लिखें तो लिखते हैं। देखिए, ठोस की अगर हम बात करें या फिर अधिशोषित की बात करें, ठीक, तो ठोस में आपके कागज जो अभी हमने लिया, ठीक है, क्या लिया? कागज। या फिर हम चारकोल, क्या? चारकोल। ठीक है। इसी तरह से आप ले सकते हैं अमोनिया NH3। क्या ले सकते हैं? अमोनिया। इस तरह से आप ले सकते हैं। ठीक। एक और तरीके से समझिए कि अधिशोषण क्या है। अगर हम जब विलयन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? विलयन की अगर हम बात करते हैं तो एक होता है विलायक और दूसरा क्या होता है? विलय। क्या होता है? विलय। इसी तरह से जो अधिशोषण है, क्या है? अधिशोषण। ठीक है। अधिशोषण में एक क्या होगा? अधिशोषक होगा और दूसरा क्या होगा? अधिशोषक। अधिशोषक और अधिशोष्य की जो पूरी घटना है, जो पूरी प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी? अधिशोषण। अधिशोषण या एक तरह की क्या है? प्रक्रिया है। क्या है? प्रक्रिया है, जिसपे दो कारक हैं, एक है अधिशोषक और दूसरा है अधिशोष्य। क्या है? अधिशोष्य। अब शोषण के आधार पे हम पदार्थों को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। ऐसे हमने पदार्थों को कई गुणों के आधार पे बांटा है। रासायनिक गुणों पे बांटा, भौतिक गुणों पे बांटा, अवस्थाओं के आधार पे बांटा है ना। तो अगर हम अधिशोषण या शोषण के आधार पे अगर हम पदार्थ को बांटना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। ठीक है। शोषण के आधार पे एक को कहेंगे अधिशोषण, एक को क्या कहेंगे? अधिशोषण। जबकि दूसरे वाले पदार्थ को कहेंगे विशोषण। विशोषण मतलब वे पदार्थ जिनके सतहों पर अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच प्रक्रियाएं घटित होती है या प्रक्रियाएं होती है, तब हम उसको क्या कहेंगे? अधिशोषण। वे पदार्थ जिनके सतहों पर अधिशोष्य या अधिशोषक की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है या वो प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है, तब हम उस पदार्थ को क्या कहेंगे? विशोषण। क्या कहेंगे? विशोषण कहेंगे। ठीक। क्या कहेंगे? विशोषण कहेंगे। ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर की बात कर रहे हैं। एक और शब्द है जिसका नाम है अधिशोषण एवं अवशोषण। अब यहां एक और शब्द है। अभी हमने देखा अधिशोषण और बी अधिशोषण। ठीक है। यहां ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक है अधिशोषण और एक क्या है? अवशोषण। ठीक। अवशोषण को समझिए क्या कह रहा है कि इसमें एक पदार्थ या ठोस दूसरे पदार्थ को अपने अंदर सभी जगह समान रूप से क्या करता है? एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक। या फिर कह सकते हो
अधिशोषण और अवशोषण, यह दो शब्द की बात हो रही है, एक है अधि और एक है अव। ठीक, कुछ एक एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहो, चौक को अगर पानी में डाल दो, किस में डाल दो, चौक को अगर पानी में डाल दो तो क्या होगा, चौक के पूरे सतहों पर, पूरे जगहों पर क्या होगा, पानी पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा, पहुंच जाएगा। क्या होगा, पानी पहुंच जाएगा। यही भाग अगर हम करते हैं, अगर हम चौक को किसी स्याही में डालते हैं, किस में डालते हैं, स्याही में, तो उसका जो ऊपरी सतह है वो क्या होगा, होगा, बाकी अंदर का सतह नहीं होगा। ठीक, अधिशोषण और अवशोषण में ही यही अंतर है। अवशोषण में क्या होता है कि वे पदार्थ या ठोस जो दूसरे पदार्थ को अपने अंदर सभी जगह समान रूप से, किस रूप से, समान रूप से एकत्रित करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, वे पदार्थ क्या कहलाएंगे, अवशोषण। क्या कहलाएंगे, अवशोषण। और जो पूर्ण रूप से नहीं, कुछ भाग को करते हैं, इनमें एक ठोस के पृष्ठ पर ही दूसरे पदार्थ की सांद्रता सर्वाधिक होती है। मतलब ये प्रत्येक जगहों पर या प्रत्येक सतहों पर या प्रत्येक कणों के साथ अवशोषण की जो प्रक्रिया है नहीं होगी, उसके केवल बाहरी पृष्ठ पर होगी। लिख देते हैं, इसमें अगर अधिशोषण हो रहा है तो कहां होगा, बाहरी, बाहरी, या हम लिख सकते हैं ऊपरी, है ना, बाहरी या ऊपरी। जबकि यहां क्या कहां होगा, बाहरी भी होगा। ठीक है, और कहां होगा, भीतरी भाग में भी होगा, बाहरी भाग में भी होगा और भीतरी भाग में भी होगा। इसमें सभी कण के साथ समान रूप से, जबकि इसमें सभी कण के समान रूप से नहीं होगा, नहीं होगा। इतनी बात समझ में आगे। अधिशोषण और अवशोषण, हालांकि जो प्रक्रियाएं हैं यहां भी संपन्न होगी, यहां भी संपन्न होगी, यहां बाहरी और भीतरी दोनों जगहों पर होगी, यहां केवल बाहरी या ऊपरी ही सतह पर होगी। ठीक है, अंदर सरफेस पे नहीं होगा, अंदर पृष्ठ पर नहीं होगा। ठीक, तो अब देखो हम लोग को जो पढ़ना है, ये क्या पढ़ रहे हैं, पृष्ठ रसायन। कौन सा, पृष्ठ। तो बाहरी भाग को पृष्ठ कहा जाता है ना, कि भीतरी भाग को कहा जाता है, नहीं, बाहरी भाग को ना। तो बाहरी भाग को पृष्ठ कहा जाता है। तो हम अब जो आगे विषय में पढ़ने वाले हैं वो अधिशोषण के विषय में ही पढ़ेंगे। अवशोषण के विषय में यही क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक, अब आगे पढ़ना है तो आपको अधिशोषण के प्रकार को पढ़ना है। ठीक, आइए, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि जो बात नहीं समझ में आ रही है, जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, उसे सॉर्ट आउट किया जाएगा या उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा। चलिए, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते ही नहीं, केवल देखते ही। कमेंट भी किया कीजिए ताकि हमको भी पता चले। अधिशोषण, ठीक है, कह रहे कि जो अधिशोषण है दो तरह के, कितने हैं, दो तरह के। एक है भौतिक अधिशोषण। कौन सा, भौतिक अधिशोषण। ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका रासायनिक अधिशोषण। एक हो गया भौतिक अधिशोषण और एक हो गया रासायनिक अधिशोषण। ठीक, समझते हैं कि भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है। ऐसे आपको अगर हम बताने की कोशिश करें सरल शब्दों में, तो भौतिक प्रक्रिया आपको पता है और रासायनिक अभिक्रिया आपको पता है। ठीक है, भौतिक अभिक्रियाएं या प्रक्रियाएं वे हैं जिनमें एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। अगर होता भी है तो हम उसे पुनः जिस पदार्थ से बनाया गया था उस पदार्थ को हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम मिट्टी से घड़ा बनाते हैं, मिट्टी से क्या बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, तो क्या मिट्टी घड़ा के रूप में तो परिवर्तित हो गई, लेकिन अगर हम फिर से घड़ा से मिट्टी बनाना चाहें तो आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। घड़ा को फोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम चीनी और पानी को मिला दें, चीनी और पानी को क्या करें, मिला दे, घोल बना दे, शरबत बना दे,
तो अगर हम चाहें कि चीनी को अलग करें और पानी को अलग करें तो फिर से हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यही अगर रासायनिक अभिक्रियाओं की बात किया जाए, रासायनिक प्रक्रियाओं की बात किया जाए, तो वे प्रक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक कारक मिलकर एक नए पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, और फिर पुनः जिस पदार्थों से, जिस अभिकारकों से, जिस कारकों से प्राप्त किया गया है उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किसी भी हर हाल में, किसी भी कीमत पर उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तब हम उसे क्या कहेंगे, रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया कहा जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम दूध से दही बना ले, क्या बना ले, दूध से दही बना ले, या फिर दही से हम घी प्राप्त कर ले, तो क्या हम दूध से जो दही बनाए हैं, दही से क्या हम दूध बना सकते हैं, दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, कोई ऐसी विधि है, नहीं है। या हम दही से अगर घी बना लेते हैं, दही से क्या बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, तो क्या घी से हम दही बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गई, एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई, एक रासायनिक प्रक्रिया हो गई। यहां जो अधिशोषण की बात किया जा रहा है ठीक इसी तरह का है, एक भौतिक है और एक क्या है, रासायनिक। पिछले क्लासों में अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि ये जो भौतिक क्रियाएं हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ये तो समझ में आई कि भाई क्या होते हैं, लेकिन इनके बीच भी एक बल कार्य करता है। क्या करता है, एक बल कार्य करता है, ठीक। रासायनिक अभिक्रियाओं के बीच कौन सा काम बल काम करता है जी, रासायनिक बल। कौन सा, रासायनिक बल जिसके अंतर्गत बॉन्ड आते हैं, आबंध आते हैं, जिनको हम लोग रासायनिक आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, रासायनिक आबंध कहते हैं। किसके लिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए, रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए। जबकि अगर भौतिक प्रक्रिया हो रही है, कौन सी प्रक्रिया हो रही है, भौतिक प्रक्रिया हो रही है, तब इनमें कौन सा बल लगेगा, देखिए उस बल का नाम है लंडन, जो पीछे क्लास 11 क्लास में आपको पढ़ने हैं, लंडन बल वहां बताया जाता है। या फिर इसका दूसरा भी नाम है वांडर वाल्स, वांडर वाल बल, ठीक। वांडर वाल बल कहिए या फिर लंदन बल कहिए, या आप इन दोनों में से किसी एक नाम से कह सकते हैं, ठीक है, लंदन बल या वांडर वाल बल, ठीक। अब देखिए अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर लंदन बल के बारे में थोड़ा सा अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ये जान लीजिए कि लंदन बल जो है, लंदन बल या जो वांडरवाल बल है, ये कैसा बल है जी, दुर्बल बल है। कैसा है, दुर्बल है, बहुत कमजोर है, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ा जा सकता है, ठीक है। लेकिन रासायनिक जो आबंध है, जो रासायनिक बॉन्ड है, ठीक है, या केमिकल जो बॉन्ड है, वो कैसा होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण क्या है। कह रहा कि अधिशोषण का वह प्रकार या वह टाइप जिसमें ठोस के पृष्ठ पर किसी गैस के अणु वांडर वाल बल के कारण, किसके, वांडर वाल बल के कारण या लंदन बल के कारण एकत्रित होते हैं। क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। इस अधिशोषण को क्या कहा जाएगा, भौतिक अधिशोषण कहा जाएगा। मतलब अधिशोषण की वह प्रक्रिया, अधिशोषण की वह प्रक्रिया जिसमें लंदन बल का प्रयोग किया जाए, वांडर वाल बल का प्रयोग किया जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भौतिक अधिशोषण कहेंगे। जिस अधिशोषण की प्रक्रिया में रासायनिक आबंध का प्रयोग किया जाए, रासायनिक बल का प्रयोग किया जाए, केमिकल फोर्स का प्रयोग किया जाए, तब हम उसको क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक अधिशोषण कहेंगे, ठीक। चलिए इतनी बात आपको समझ में आ गई। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण, ठीक। अब भौतिक अधिशोषण में कई पद हैं और रासायनिक अधिशोषण में भी क्या है, कई तरह के पद है। अब आपके एग्जाम में भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, अंतर कि ये भौतिक अधिशोषण क्या है और रासायनिक अधिशोषण क्या है, इसके विषय में आप हमें क्या कीजिए, बताइए, ठीक। ये आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो आपको वहां क्या करना होगा, बताना होगा। और ये 5 नंबर में भी आ सकते हैं, 1 नंबर में भी आ सकते हैं, और 2 नंबर में भी क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, ठीक है।
आइए देखते हैं हम लोग भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण के बीच अंतर। ठीक है, एक तरफ लिखिए भौतिक अधिशोषण, ठीक है, जबकि दूसरी तरफ क्या लिखिए, रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और दूसरी तरफ क्या, रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, अब देखते हैं कि सबसे पहला अंतर क्या है भौतिक अधिशोषण में और रासायनिक अधिशोषण। हमने कहा कि जो भौतिक अधिशोषण है उसमें किस बल का प्रयोग किया जाएगा, किस बल का किया जाएगा, वांडर वाल या लंदन बल का प्रयोग, बल का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जबकि अगर हम रासायनिक अधिशोषण की बात करें तो इसमें किस बल का, रासायनिक बल का, ठीक है, या आबंध का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। ये हो गई इसकी पहली विशेषता, अंतर। दूसरी कह रहा कि इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो प्रकृति है वो विशिष्ट नहीं होती है, विशिष्ट नहीं होती, प्रकृति विशिष्ट नहीं होती है, नहीं होती है। इनमें या इनके इनके प्रकृति क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। क्या होते हैं, विशिष्ट होते हैं। ठीक है, प्रकृति मतलब होता है नेचर, क्या, नेचर। ठीक है, अब इनमें कोई खास नेचर नहीं होगा जबकि इनमें खास नेचर होगा। ठीक, जैसे कि हमने आपको बताया। ठीक, तीसरा है इनके बीच का अंतर, करे कि ये उत्कर्मणीय है। क्या है, उत्कर्मणीय है, उत्क्रमणीय है। क्या है, उत्कर्मणीय है, जबकि ये क्या है, अणु। ठीक है, अनुकर्मणीय है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया सकता है। ये डायरेक्टली है और ये क्या है, इनवर्सली है। ठीक है, ये डायरेक्टली है और ये क्या है, इनवर्सली है। ठीक, ये आपकी तीसरी अंतर हो गई। चौथी अंतर देखिए क्या है, कह रहा है कि ये गैस की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है और ये भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, लेकिन दोनों में खास क्या अंतर है, कह रहा है कि अधिक आसानी से द्रवीय गैस सहजता से अधिशोषित हो जाती है जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक, गैस का अधिशोषण, गैस का अधिशोषण आसानी से, किससे, आसानी से होता है। किससे होता है, आसानी से होता है, जबकि इनमें गैस का अधिशोषण, गैस का अधिशोषण आसानी से नहीं होता है, आसानी से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये भौतिक है ना और ये क्या है, रासायनिक। इसमें रासायनिक बल का प्रयोग किया जाएगा और इसमें रासायनिक बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये आसानी से हम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें एक रासायनिक प्रक्रिया की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी ना, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, जबकि ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, करा कि इनमें ताप बढ़ाने पर अगर हम ताप को बढ़ा दे, क्या करें, ताप को बढ़ा दे अधिशोषण के लिए। ठीक है, करा कि इनमें अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर इसका जो मान है वो क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि इसका मान क्या होगा, घटेगा। अधिशोषण के लिए निम्न ताप के लिए सहायक है, यह ताप बढ़ने पर घटता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। और ये ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। इस तरह से और भी कई अंतर हैं। ठीक है,
यहाँ 5 अंतर आपको बताए गए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। ठीक है, एग्जाम के व्यू से या ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप इसे याद रखिए। ठीक, तब तक ये क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कई दर्शक ऐसे हैं जिनको ये समझ में आता होगा कि ये जो क्लास है कैसे कराया जा रहा है। तो क्लास यहाँ पे जो भी कराया जा रहा है वो एग्जाम से संबंधित जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, उसी को यहाँ क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। ओके।